सो हे गाइस, तो आज मैं फाइनली लेकर आ चुका हूँ क्लासरूम ऑफ द एलीट सीजन 3 का एपिसोड 11। सो इसके पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि क्लास सी कात्सुरागी की मदद से क्लास ए के कुछ असली इवेंट्स के बारे में जान जाते हैं और उसी के अकॉर्डिंग वो लोग अपनी स्ट्रैटेजी को तैयार करते हैं, जिसमें आयनोकोजी होरिकिता को चेस में पार्टिसिपेट करने को कहता है और इसलिए वो उसे चेस की प्रैक्टिस भी करवाता है। और यहाँ पे हिराता को लाइन में लाने के लिए आयनोकोजी उसको उसके इल्यूजन से दूर करके उसकी रियलिटी बताता है, जिसकी वजह से हिराता उन्हें एग्जाम में हेल्प करने के लिए मान जाता है। और यहाँ पे सभी क्लास के कमांडर्स एग्जाम देने के लिए रेडी हो जाते हैं। सो अब ये एपिसोड स्टार्ट होता है एक फ्लैशबैक से, जिसमें व्हाइट रूम के अंदर एक एक्सपेरिमेंट चल रहा होता है और तब वहाँ पे एक रिसर्चर आयनोकोजी के डैड से कहता है कि ये तो कमाल है मिस्टर आयनोकोजी, आपका बेटा क्यूटाका तो सच में एक बहुत ही बड़ा जीनियस है। फिर आयनोकोजी के डैड कहते हैं कि हमारे एक्सपेरिमेंट में एक पैदाइशी जीनियस का कोई काम नहीं है। ये बात याद रखना कि यहाँ पे हम लोग उन बच्चों को एक्सीलेंट बनाना चाहते हैं जिनकी डीएनए बहुत ही खराब थी और क्यूटाका मेरा बेटा है, सिर्फ इसी वजह से तुम उसे अच्छे से ट्रीट करने की कोशिश भी मत करना। और वहाँ पे ऊपर से आरसू और उसके डैड ये सब देख रहे होते हैं। तब आरसू के डैड आरसू से कहते हैं कि तुम तो बहुत ही इंटरेस्टेड दिखाई दे रही हो आरसू, ये तो काफ़ी रेयर है। फिर आरसू कहते हैं कि एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें एक आर्टिफिशियल जीनियस को बनाया जा रहा है, आखिरकार मैं इसमें इंटरेस्टेड कैसे नहीं हो सकती हो, और आखिर वो लड़का कौन है। फिर उसके डैड कहते हैं कि वो मेरे टीचर का बेटा है और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उसका नाम क्यूटाका आयनोकोजी है। फिर यहाँ पे प्रेजेंट में क्लास टी का क्लास टीचर कहता है कि तो अब हम इस साल के फाइनल स्पेशल एग्जाम को शुरू कर रहे हैं और इसलिए अब सभी क्लास के कमांडर्स अपने क्लास के 10 इवेंट्स में से 5 इवेंट्स को चूज करो। और फिर आयनोकोजी और आरसू अपने अपने इवेंट्स को चूज करने लगते हैं। और यहाँ पे आरसू कहते हैं कि मैं बहुत टाइम से आज ही के दिन का वेट कर रही थी जिसमें मैं तुम्हारे साथ कम्पीट कर सकूं और साथ ये एक डेस्टिनी है। फिर आयनोकोजी कहता है कि डेस्टिनी, हाँ साथ तुम डेस्टिनी को कुछ ज़्यादा ही मानती हो। अब यहाँ पे क्लास बी की टीचर कहते हैं कि आयनोकोजी बहुत ही मेहनत करके क्लास सी तक पहुंचा था, फिर भी उसे सकानागी जैसे के साथ कम्पीट करना पड़ रहा है। सच में मुझे उसके लिए बहुत ही दुख हो रहा है। फिर क्लास डी का टीचर कहता है कि मिस आप अपने इस व्यक्तिगत भावनाओं को यहाँ से दूर रखिए, तो अब चलो पहले राउंड के इवेंट को डिसाइड करते हैं। फिर यहाँ पे जो इवेंट सेलेक्ट होता है वो होता है बास्केटबॉल और यहाँ पे कमांडर्स अपने अपने प्लेयर्स को चुन लेते हैं। फिर आरसू कहते हैं कि वो तो तुम सूडो को बचा कर रख रहे हो, आखिर इस इवेंट में कोई भी एक प्लेयर किसी भी टाइम पे रिप्लेस हो सकता है। पर लेकिन फिर यहाँ पे ये लोग बास्केटबॉल खेलने लगते हैं और यहाँ पे क्लास सी काफ़ी अच्छा कर रही होती है, जिससे ये लोग काफ़ी खुश हो रहे होते हैं। फिर होरिकिता कहते हैं कि ये तो काफ़ी अजीब है, आखिर वो कुछ कर क्यों नहीं रहा है। फिर आयनोकोजी सूडो को होंडो की जगह पे बुला लेता है और तभी वहाँ पे क्लास का ये प्लेयर बहुत ही अच्छे से खेलने लगता है और फिर वो गोल भी कर देता है। फिर सूडो कहता है कि ओ तो तुम अभी तक हमें हल्के में ले रहे थे क्या। फिर ये प्लेयर कहता है कि ऐसा नहीं है, तुम बस कमज़ोर हो। फिर सूडो कहता है कि चुप कर साले। फिर इसके बाद यहाँ पे क्लास सी से बहुत ही आगे निकल जाती है और यहाँ पे आरसू कहती है कि मुझे ये पता था कि अगर सूडो का दिमाग खराब कर दिया जाए तो फिर वो कुछ नहीं कर पाता है, इसलिए किसी के पास भी चाहे कितना भी अच्छा टेक्निक हो पर अगर उसका माइंड ही वीक हो तो उसकी हालत ऐसे ही हो जाती है। फिर आयनोकोजी कहता है कि क्या वीक, पर सूडो तो हमेशा ऐसे ही खेलता है। फिर यहाँ पे क्लास सी का प्लेयर सूडो को और भी ज़्यादा गुस्सा दिलाने लगता है और तभी अचानक से सूडो बहुत ही अच्छा खेलने लगता है। फिर वो अपने टीम को पास करके गोल कर देता है और इससे क्लास सी वाले बहुत ही खुश होने लगते हैं। फिर इसके बाद क्लास सी जीत जाते हैं। फिर आरसू कहते हैं कि लगता है कि सूडो भी काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। फिर इसके बाद दूसरा इवेंट होता है टाइपिंग स्किल कंपटीशन और फिर ऐसे ही बाकी बचे हुए इवेंट्स स्टार्ट होने लगते हैं। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि क्लास सी 3 इवेंट्स में जीत चुकी थी और क्लास ए 2 इवेंट्स में जीत चुकी थी और अब सिर्फ 2 राउंड से बचे हुए थे। फिर तभी हिराता कहता है कि हमने जिस इवेंट को सबमिट किया है उसमें तो हम पक्का जीतेंगे ही। पर तभी अगला इवेंट होता है मेंटल मैथ, जिसे सुनकर क्लास सी वाले बहुत ही निराश हो जाते हैं। फिर यहाँ पे आरसू कहते हैं कि मैं अपने इस परफेक्ट चांस को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी और इसलिए इस इवेंट में मैं जिन्हें चूज कर रही हूँ वो है एमी तामिया सान और कोही कात्सुरागी कुन। फिर आयनोकोजी चूज करता है चियाकी और कोएंजी को। अब यहाँ पे आरसू कहते हैं कि इस गेम में जिस टीम का स्कोर सबसे ज़्यादा होगा वो जीत जाएंगे, पर इसमें ओवरऑल स्कोर मैटर नहीं करता है। और अगर कोएंजी ने इस इवेंट को सीरियसली लेकर नहीं खेला तो फिर मात्सुशिता उसे कवर कर पाएगी। अब यहाँ पे क्लास डी का टीचर कहता है कि तुम सभी को 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और जितना ज़्यादा तुम प्रोग्रेस करोगे अगला क्वेश्चन उतना ही डिफिकल्ट और रिवार्डिंग होता जाएगा, तो चलो शुरू करो।
फिर ये इवेंट स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे इस क्लास में से कुछ नंबर पॉप आउट हो रहे होते हैं और इनके क्वेश्चन बढ़ते ही चले जाते हैं और इससे क्लास का टाइम और भी ज़्यादा छोटा हो जाता है, पर कोई जी इसे बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ले रहा था। फिर यहाँ पे इनका 10th क्वेश्चन दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है और अब उनका आंसरिंग टाइम भी ख़त्म हो जाता है और यहाँ पे कमांडर सिर्फ एक ही क्वेश्चन का आंसर दे सकते थे, इसलिए आरिसू और आयनको जी उन्हें 10th क्वेश्चन का आंसर देने लगते हैं। और तब कोइंजी कहता है कि वेल मैं ऐसे कुछ इवेंट में फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, पर ये काफ़ी मज़ेदार है। यहाँ पे 10th क्वेश्चन का आंसर 7619 है ना। अब यहाँ पे आरिसू और आयनको जी भी यही आउटकम तक पहुँचे थे। फिर क्लास डी का टीचर कहता है कि मैं अब रिजल्ट को अनाउंस करने जा रहा हूँ। इस इवेंट का टॉप स्कोरर ही कोही कात्सुरागी यानी क्लास ए इस इवेंट को जीत जाती है। अब यहाँ पे आरिसू कहते हैं कि मैंने कात्सुरागी को पहले ही कह दिया था कि अगर इसने मुझे धोखा दिया तो फिर मैं उस स्टूडेंट को एक्सपेल करवाऊंगी जिसने क्लास ए तक पहुँचने में बहुत ही मेहनत की है। और मुझे खुशी हुई कि कोंजी ने उस इवेंट को सीरियसली नहीं लिया। फिर आयनोगुची कहता है कि एक पावर जिसे हम कंट्रोल ही नहीं कर सकते उसे एक स्ट्रैटेजी में शामिल भी नहीं किया जा सकता। फिर आरिसू कहते हैं कि तुम सही कह रहे हो, पर अब हम दोनों का स्कोर सेम है और अब सिर्फ एक ही इवेंट बचा है। फिर तभी उनका अगला इवेंट होता है चेस। अब यहाँ पे आरिसू कहते हैं कि वाह, मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि ये इवेंट लास्ट में होगा। इसमें हम कमांडर्स 30 मिनट तक अपने टीममेट्स को जितना चाहे उतना इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, यानी हम दोनों की एबिलिटीज से ही इसका रिजल्ट निकलेगा। फिर आयनोगुची कहता है कि अनफॉर्चुनेटली मैं चेस में काफ़ी अच्छा हूँ। फिर आरिसू कहते हैं कि वाह, ये तो काफ़ी कमाल का कोइंसिडेंस है। फिर यहाँ पे आरिसू उसी व्हाइट रूम वाले सीन को याद करती है जिसमें वो आयनोगुची को बहुत ही गौर से देख रही होती है। फिर उसके डैड उससे कहते हैं कि वो इस एक्सपेरिमेंट का सबसे बेस्ट सब्जेक्ट है, पर मैं उस लड़की के लिए कुछ और नहीं बट सिर्फ दया महसूस कर रहा हूँ। वो यहाँ पे उस टाइम से है जब से वो पैदा ही हुआ था। उसे ना तो एक पेरेंट का मतलब पता है और ना ही एक फ्रेंड का मतलब पता है और ना ही वो हम इंसानों की त्वचा की गर्मी के बारे में जानता है। फिर यहाँ पे उनका मैच स्टार्ट हो जाता है और फिर ये दोनों अपनी चाल चलने लगते हैं। फिर हाशिमोतो कहता है कि मैंने चेस खेलना सिर्फ 1 महीने पहले ही सीखा है, इसलिए मुझे थोड़ा रहम करोगी क्या। तब होरिकिता कहती है कि तुम्हें निराश करने के लिए माफ़ करना क्योंकि मैंने तो इसे सिर्फ 1 हफ्ते पहले ही सीखा है। तब होरिकिता आयनोगुची की बात याद करती है जिसमें उसने कहा था कि चाहे वो जिसके खिलाफ भी हो आखिर में हमेशा वही जीतता है। फिर ये दोनों अपनी चाल चलना कंटिन्यू करते हैं और तब हाशिमोतो एक कमाल का चाल चलता है और तब होरिकिता कहते हैं कि क्या तुम्हें सकानागिरी सिखाया है। फिर हाशिमोतो कहता है कि और तुम भी, लगता है वो काफ़ी अच्छा प्लेयर होगा। और हाँ, मुझे तुम्हें उसके बारे में कुछ पूछना है। वो मुझे लगता है कि डेजर्टेड आइलैंड में आयनोगुची ही मास्टरमाइंड था। फिर होरिकिता कहते हैं कि और आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। मुझे पता था कि तुम मुझसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश ज़रूर करोगे, पर मेरे पास अभी तुमसे बात करने के लिए टाइम नहीं है, शायद तुम्हारे पास होगा। फिर आरिसू कहते हैं कि मैं चाहती हूँ कि ये मैच आखिर तक ऐसे ही चलता रहे, पर अब मुझे भी इसमें इंटरफेयर करना पड़ेगा। फिर आरिसू हाशिमोतो को ये चाल चलने को कहती है। फिर हाशिमोतो आरिसू के इंस्ट्रक्शन से होरिकिता की गोटियाँ लेने लगता है। फिर यहाँ पे आरिसू कहते हैं कि तुम ज्वाइन नहीं कर रहे हो क्या आयनोगुची-कुन। बोले अगर तुम ऐसे ही होल्ड बैक करते रहे तो फिर मैं तुमसे तुम्हारी जीत छीन लूंगी। फिर यहाँ पे होरिकिता बहुत ही घबराते हुए सोचती है कि मैं अपने अकेले के दम पे इसे नहीं हरा सकती, आयनोगुची-कुन मेरी मदद करो। फिर यहाँ पे आयनोगुची भी इंटरफेयर करता है। फिर आरिसू बहुत ही खुश होती है और वो कहते हैं कि फाइनली अब हम दोनों का मैच स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे ये दोनों उनके इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छे से खेलने लगते हैं। फिर आरिसू कहती है कि तुम्हें क्या लगता है आयनोगुची-कुन कि क्या मेरी चाल तुम्हारे दिल तक पहुंच रही है। फिर आयनोगुची कहता है कि हाँ, मुझे बहुत ही दर्द हो रहा है, ऐसा लगता है कि अगर मैंने एक भी मिस्टेक किया तो मैं पीछे हो जाऊंगा। फिर आरिसू कहती है कि तुम चिंता मत करो, तुम कभी भी एक छोटी सी भी मिस्टेक नहीं करोगे। फिर आयनोगुची कहता है कि तो फिर तुम्हें हार मान लेना चाहिए। फिर आरिसू कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, और अगर तुम कुछ भी मिस्टेक नहीं करोगे तो फिर मैं अपने एबिलिटी से तुम्हारे माइंड को ब्रेक कर दूंगी। और तब आरिसू एक बहुत ही बढ़िया चाल चलती है जिसे देखकर आयनोगुची भी सोच में पड़ जाता है। फिर आरिसू कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम सिर्फ इतने से ही हार नहीं सकते। फिर आयनोगुची होरिकिता को ये चाल चलने को कहता है और इस चाल से आरिसू की एक कीमती गोटी चली जाती है। फिर आरिसू उसी सीन को याद करती है जिसमें उसके डैड उसे कहते हैं कि हे आरिसू, अगर इस रिसर्च के बच्चे वाकई में बहुत ही जीनियस होने लगे और अगर ये फैसिलिटी एक कॉमन प्लेस में बन जाए तो फिर इससे बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य शुरू होगा। फिर आरिसू कहते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, मैं ऐसा कभी भी होने नहीं दूंगी।
अब यहाँ पे आरसू कहते हैं कि तुम वाकई में बहुत ही कमाल के हो आयनको जी, ये बहुत ही अच्छा समय था और मुझे बहुत ही दुख हो रहा है कि अब इसे ख़त्म होना होगा, पर अब इसे ख़त्म होना ही होगा। अब यहाँ पे आरसू उसके घोड़े को ले लेती है। फिर होरिगिता सोचती है कि आयनको जी मैं हारना नहीं चाहती हूँ, मुझे जीतना ही होगा, पर मैं ये नहीं कर सकती। सकानेगी को सिर्फ और सिर्फ तुम ही हरा सकते हो। और फिर तभी आयनको जी इस चाल को चलता है। फिर आरसू कहती है कि तुमने कमाल कर दिया आयनको जी कुन, अभी अभी तुमने जो चाल चला एक नॉर्मल इंसान के लिए वो चाल चलना इम्पॉसिबल ही था। हालांकि मेरे पास भी जीतने के लिए एक रीज़न है। फिर हमें फिर से उसका फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें आरसू सोचती है कि किसी का भी जीनियस होना एक बर्थ फैक्टर है, इसलिए ये फैसिलिटी एकदम बकवास है। मैं ऐसी लड़की हूँ जिसके पास सच में बहुत ही एक्सीलेंट डीएनए है और मैं तुम्हें ये प्रूफ करके ही रहूँगी, क्योंकि ये मेरा एक फ़र्ज़ बनता है और मुझे तुम्हें एक बात भी बताना है। फिर यहाँ पे आरसू उसे चेक कर देती है। अब यहाँ पे आयनको जी भी हार मान लेता है और फिर उनका टाइम भी ख़त्म हो जाता है, जिससे आरसू की टीम जीत जाते हैं। फिर अगले सीन में हम आयनको जी और आरसू को एक साथ देखते हैं और यहाँ पे आरसू कहते हैं कि वो काफ़ी कमाल का मैच था और आखिर किसी न किसी को तो जीतना ही था, पर क्या तुमने उस लास्ट मूव को सब कुछ सोच के ही एग्जीक्यूट किया था? फिर आयनको जी कहता है कि ऑब्वियसली मैंने सब कुछ सोचा था। फिर तभी सुखीसिरो आके कहता है कि आखिर तुम कितने बुरे इंसान हो आयनको जी कुन, तुम्हें उसे सब कुछ सच सच बता देना चाहिए कि उस मैच को तुम ही जीतने वाले थे। उस टाइम पे आयनको जी कुन ने उस मूव को एग्जीक्यूट तो किया था, पर उसके हिसाब से वो बेस्ट मूव नहीं था। अब इस पे आरसू कहते हैं कि नो वे, क्या तुमने जबरदस्ती उस मैच में इंटरफेयर किया था? वहाँ पे तुमने पक्का आयनको जी कुन की इंस्ट्रक्शन को बदल दिया होगा, जिससे होरिगिता सान ने गलत मूव को चुना। आखिर तुमने इसके बारे में कंप्लेन क्यों नहीं किया आयनको जी कुन? फिर सुखीसिरो कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि आयनको जी कुन ऐसा कुछ कर सकता है जिससे उसके हालात सभी को पता चले? वो इसमें तुम्हारी ही गलती है। तुमने आयनको जी कुन को प्रोटेक्शन पॉइंट देकर बहुत ही बड़ी गलती की है। पर खैर कुछ भी हो, एक जीत आखिर एक जीत ही तो होती है, इसलिए तुम अपनी इस जीत को सेलिब्रेट क्यों नहीं करती? फिर आरसू कहते हैं कि लगता है तुम लोगों को काफ़ी अच्छे से इरिटेट कर लेते हो, पर अब तुम्हें अपने बुरे कर्मों का फल चुकाना होगा। फिर सुखीसिरो कहता है कि तुम बच्चे लोग काफ़ी मज़ेदार बातें करते हो, वेल देखते हैं कि अब तुम क्या कर लोगी। फिर इसके बाद लाइब्रेरी में ये दोनों उस मैच का रीमैच करते हैं और इसमें आरसू हार जाती है। फिर वो कहते हैं कि मुझे तुमसे यही उम्मीद थी आयनको जी कुन, मैं हार गई। ये मैच उसी मैच का ही एक रिप्ले था और इसमें मैं हार कर बहुत ही खुश हूँ। फिर आयनको जी कहता है कि इस एग्जाम में तुम 1-to-1 इवेंट्स में फोकस करके मुझसे डायरेक्टली कम्पीट भी कर सकती थी, पर आखिर तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? फिर आरसू कहते हैं कि वो इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारे एबिलिटीज़ के बारे में बाकी किसी को भी जानने का मौका नहीं देना चाहती थी और मुझे तुमसे कम्पीट करके बहुत ही खुशी हुई और मुझे अपने आंसर भी मिल चुका है कि तुम डेफिनेटली एक जीनियस हो, तुम कोई फेक नहीं हो। अब यहाँ पे अपने रूम में जाते वक्त आयनको जी उससे कहता है कि तो फिर तुमने मुझे व्हाइट रूम में देख लिया था। फिर आरसू कहते हैं कि मैं उस टाइम से ही चेस खेलना एंजॉय करने लगी थी, मुझे तब से ही तुम पे बहुत ही इंटरेस्ट आ गया था। मैं तुम्हारे बारे में और भी ज़्यादा जानना चाहती थी। मैं तुम्हें हर बार लगातार चेस करती थी, भले ही हम कभी भी ना मिले हो, पर ऐसा लगता था कि हम दोनों बचपन के ही एक दोस्त हो। और मुझे तुमसे एक चीज़ के लिए भी माफ़ी मांगना है। वो थोड़ी देर पहले मैंने तुमसे कहा कि मैंने तुमसे 1-to-1 इवेंट्स में कम्पीट क्यों नहीं किया। वो असल में मैंने उस टाइम पे तुमसे झूठ बोला था। सच्चाई तो ये है कि मैं बस तुम्हारे साथ ही रहना चाहती थी, भले ही एक पल के लिए ही सही, जहां हम दोनों एक साथ एक दूसरे को महसूस कर सके। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ थी। फिर वो आयनको जी का हाथ पकड़ के कहते कि एक इंसान को छूकर महसूस करना बुरी बात नहीं है, इसे अच्छे से याद रखना आयनको जी कुन। फिर आयनको जी कहता कि आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? फिर आरसू कहते कि ये बात मुझे तुम्हें बहुत ही पहले बता देना चाहिए था, पर मैं बहुत ही लेट हो गई। तो अब चलो अपने रूम में जाते हैं। सो ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। सो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।